Hello friends, good morning to all of you. I am going to discuss about fifth part. This is fifth part of synthesis by using of nominative absolute. तो इसके अंतर्गत देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, कर्ता का स्वतंत्र रूप में कार्य करना। ये इसकी हिंदी हो गई है। और आगे देख लेते हैं, नोट में देखेंगे, इट इज यूज्ड व्हेन टू डिफरेंट सब्जेक्ट अपीयर। इसका मतलब ये है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग आपको सिंथेसिस करते समय उस समय करना है जब दो सिंपल दिए गए हों और दोनों सिंपल में जो कर्ता हो वो अलग अलग हो। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखी गई है, इट इज यूज्ड व्हेन टू डिफरेंट सब्जेक्ट अपीयर। जब दो विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट या कर्ता किसी वाक्य में आते हैं तब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। और ये भी जान लीजिए कि इसमें जो वर्ब बी के अंतर्गत मैंने बताया है कि वर्ब बी के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज और वर आता है। ठीक है, इसको शॉर्ट में वर्ब बी बोला जाता है। लेकिन इस प्रकार के वाक्यों में जो इज, एम, आर या वाज, वर का प्रयोग होगा वो हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं होगा, वो पार्टिसिपल की तरह होगा। देखते हैं कैसे। पहला एग्जांपल देखते हैं, द सन रोज, द फोग डिसअपीयर्ड। अब आप पहले देखेंगे, द सन रोज, एक तो कर्ता हमारा क्या हो गया है, सन हो गया है, और दूसरा कर्ता क्या हो गया, फोग हो गया है। तो वही बात लिखी गई है कि इसमें जो कर्ता होगा वो विभिन्न प्रकार के होंगे, अलग होंगे, एक ही नहीं होगा, और तब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो यहाँ पे सन है, यहाँ पे फोग है, तो कर्ता अलग अलग हुए, जो बात यहाँ पे लिखी गई है। और आप इसको सिंथेसिस करेंगे तो कैसे करेंगे, द सन हैविंग राइजन। अब आप देखेंगे द सन हैविंग, यहाँ पे पार्टिसिपल यूज है, द सन हैविंग राइजन, और पार्टिसिपल यूज के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, द सन हैविंग राइजन, द फोग डिसअपीयर्ड। जानते हैं कि जैसे सूर्य निकलता है तो कोहरा छट जाता है, वही बात यहाँ बताई गई है, तो ये कंबाइंड हो गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, द टीचर वाज एब्सेंट। अब आप अभी मैंने जो बात बताई थी, आई रिसेंटली टोल्ड अबाउट दिस फैक्ट अबाउट वर्ब बी इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ इज, एम, आर, वाज और वर। क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं द टीचर वाज एब्सेंट। अब यहाँ पे भी देखेंगे तो कर्ता क्या है, टीचर है, और यहाँ पे क्या है, बॉय, द बॉय, ऐसे लगा दें। यहाँ पे देखेंगे द टीचर वाज एब्सेंट, मतलब जो शिक्षक थे वो अनुपस्थित थे। द बॉयज मेड ए लॉट ऑफ नॉइज। सीधी सी बात है, कक्षा में कोई टीचर नहीं अगर होता है तो बच्चे शोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना क्या है, वाज आया है, तो वाज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं होता है। इसमें कैसे होता है तो देखते हैं, द टीचर बी। अब आप मैंने बताया कि इसका संक्षिप्त रूप बी होता है, और बी का और जब बी को पूरा क्लियर करेंगे तो इज, एम, आर, वाज, वर हो जाएगा। तो यहाँ पे वाज आया है, उसी वजह से यहाँ पे बी हो गया है। ठीक, इसी को पार्टिसिपल यूज कर दिया गया है, तो इसका मतलब हो गया है बीइंग एब्सेंट, द बॉय मेड ए लॉट ऑफ नॉइज। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको बना लेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। और आगे देखते हैं, तो ये एक्टिव वॉइस से एग्जांपल ले हैं, ये पैसिव वॉइस का भी एग्जांपल डाला गया है। द सिग्नल वाज गिवन, ये पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पे क्या है, सिग्नल है, और यहाँ पे क्या है, ट्रेन है, तो कर्ता अलग अलग हो गए। ठीक है, जो बात बताई थी, तो क्या हो जाएगा, द सिग्नल वाज गिवन, द ट्रेन स्टार्टेड। तो कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस में द सिग्नल हैविंग बीन गिवन, मतलब एक्टिव वॉइस अगर है तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, और पैसिव वॉइस है तो हैविंग प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म रहेगा। तो द सिग्नल हैविंग बीन गिवन और द ट्रेन स्टार्टेड। ठीक, सीधी सी बात है, सिग्नल किसी के द्वारा दिया गया होगा तो वहां पे पैसिव मोड बन रहा है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं, द सोल्जर्स अराइव्ड, द मॉब डिसअपीयर्ड। आप जानते, अब इसमें भी आप देखते हैं द सोल्जर
और यहाँ पे मोव, कर्ता दोनों अलग अलग हो गए। तो ऐसी कंडीशन में हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का ही प्रयोग करके सिंथेसिस करना है। तो देख लेते हैं, द सोल्जर्स अराइव्ड, द मॉब डिसअपीयर्ड का क्या बनेगा आंसर, द सोल्जर्स हैविंग अराइव्ड। ठीक है, द सोल्जर्स हैविंग अराइव्ड, ये एक्टिव वॉइस है तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस वाला नियम फॉलो होगा। द सोल्जर्स हैविंग अराइव्ड, द मॉब डिसअपीयर्ड, कॉमा लगा के। कोई सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। आप केवल क्लू को समझ जाइए, केवल जो मैं बता रहा हूँ। और अगला देखेंगे, ये लास्ट में भी मैंने पैसिव वॉइस का ही एग्जाम्पल लिया है। द कैप्टन वाज किल्ड, कैप्टन जो था वो मारा गया। द आर्मी फ्लेड, और जो आर्मी थी वो डर की वजह से भाग गई। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, द कैप्टन, हाँ, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड। इतना याद रखना है कि, चलो मैं बात बता दूं कि नीचे लिखा है, इससे समय बर्बाद नहीं करेंगे हम, नीचे लिखा ही है तो बात बाद में बताएंगे। द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, ये समझ में आ गया होगा आपको। एक्टिव वॉइस के साथ हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस के साथ हैविंग प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म के साथ जाना है। अगर बाज एज एम आर वाजबर है तो बीन के साथ जाना है। ठीक, ये क्लू समझ लें केवल। तो द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड कॉमा द आर्मी फ्लेड। क्लियर। और यहाँ नोट वाले भाग में आप देखेंगे कि नोट में देखेंगे वर्ब बी, इज, एम, आर, वाज एंड वर्ब इज नॉट यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। ये बात मैंने शुरू में ही बताई थी कि इसका प्रयोग, इज, एम, आर, वाज वर्ब का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। बीइंग इज यूज्ड एज पार्टिसिपल, माने कि जो बीइंग का प्रयोग होगा वो एज ए पार्टिसिपल के रूप में होगा। ठीक है, पार्टिसिपल वाले भाग को मैंने शुरू में बनाया है पहले नंबर पे। तो अगर इस सीरीज को आप हूबहू समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जो एक से लेकर के और बढ़ते क्रम में आप वीडियो देखें तो आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड भाग देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म इन एक्टिव वॉइस। अभी मैंने बताया था कि एक्टिव वॉइस में अगर कोई वाक्य है तो क्या करना है, जैसे ये वाक्य है तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे प्लस हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में अगर वाक्य दिया गया है तो ये करना है। अगर पैसिव वॉइस में दिया गया है तो क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस में करना है। ठीक है, और डरिए नहीं और एक्सरसाइज करिए, और एक्सरसाइज जब करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप ऑल विल बी क्लियर विदाउट एनी डिलेमा। थैंक यू।